आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो हमारे चारों ओर हर चीज की बुनियाद है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो बहुत ही दुर्लभ है। तो चलिए कार्बन की इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो ये पहेली शुरू होती है एक बड़े ही मजेदार विरोधाभास से, जिसे कहते हैं कार्बन पैराडॉक्स। आखिर ऐसा क्या है जो इस एलिमेंट को इतना इतना खास बना देता है? अब जरा इन नंबर्स को देखिए। पूरी धरती की जो परत है, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसमें कार्बन सिर्फ 0.02% है और हमारे एटमॉस्फेयर में महज 0.03%। मतलब ये तो ना के बराबर ही हुआ, है ना? लेकिन मजे की बात देखिए, इतनी सी मात्रा होने के बावजूद यही कार्बन हर जीवित चीज का बेस है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, दवाइयाँ, फ्यूल, सब कुछ, सब इसी पर टिका है। असल में लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से ही बने हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि भाई जो चीज़ इतनी कम है वो हर चीज़ के लिए इतनी ज़रूरी कैसे हो सकती है? और इसका जवाब हमें कार्बन के एटम के अंदर ही मिलेगा। तो अब इस बड़ी पिक्चर को समझने के लिए हमें जूम इन करना होगा। चलते हैं एक छोटे से कार्बन एटम की दुनिया में, क्योंकि सारी कहानी की जड़ यही है। अब देखिए, हर एटम का एक ही सपना होता है, स्टेबल होना, है ना? कार्बन के साथ दिक्कत यह है कि स्टेबल होने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, पर प्रॉब्लम यह है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। वो बेचारा इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का बोझ संभाल ही नहीं पाएगा। और दूसरा रास्ता कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे। लेकिन ऐसा करने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि ये लगभग नामुमकिन है। तो अब करे तो क्या करे? तो कार्बन इस मुश्किल से निकलता कैसे है? वो लड़ने झगड़ने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही शानदार रास्ता अपनाता है, और वो है शेयरिंग। हाँ, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने या देने का झंझट ही नहीं पालता। वो दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेता है, शेयर कर लेता है। और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसे ही कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोस्ती का रिश्ता है और ये बहुत मजबूत होता है। और इस शेयरिंग वाली आदत की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी खास होती हैं। जैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं, और ये आमतौर पर बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। कभी सोचा है कि चीनी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी आसानी से क्यों पिघल जाते हैं? बस इसी कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। और जानते हैं, इसी शेयरिंग की आदत से कार्बन को मिलती हैं 2 सुपर पावर्स। जी हाँ, सुपर पावर्स जो इसे बाकी सारे एलिमेंट से बिल्कुल अलग और खास बना देती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। कार्बन में एक गजब की काबिलियत है। वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, बहुत लंबी और मजबूत चेन बना सकता है। हमारे शरीर का डीएनए सोचिए, या कोई प्लास्टिक की चीज, इन सब की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो यही लंबी कार्बन चेन है। और जब मैं लंबी चेन कह रहा हूं, तो मेरा मतलब कोई छोटी मोटी चेन से नहीं है। कार्बन में लाखों एटम्स तक की लंबी और स्टेबल चेन बनाने की ताकत है। ये सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इसकी खासियत समझने के लिए इसकी तुलना सिलिकॉन से करते हैं। सिलिकॉन भी कार्बन जैसा ही है, पीरियोडिक टेबल में ठीक उसके नीचे। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। सिलिकॉन की चेन बस 7-8 एटम के बाद ही कमजोर पड़ने लगती है, टूटने लगती है। और वहीं हमारा कार्बन, उसकी चेन मजबूती से खड़ी रहती है। बस यही बात कार्बन को किंग बना देती है। अब आती है कार्बन की दूसरी सुपर पावर, टेट्रावैलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के 4 हाथ हैं। वो एक साथ 4 अलग-अलग बॉन्ड्स बना सकता है। और ये बॉन्ड वो सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे ढेरों अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। सोचिए कितनी वैरायटी, अनगिनत कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब इन दोनों सुपर पावर्स का सबसे हैरान करने वाला सबूत देखना है तो कार्बन के एलोट्रोप्स को देखिए, हीरा और ग्रेफाइट। यकीन मानिए, दोनों 100% शुद्ध कार्बन है। लेकिन फर्क देखिए, हीरे में हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, और नतीजा ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंसिल की नोक वाला ग्रेफाइट, उसमें हर कार्बन सिर्फ 3 दूसरे कार्बन से जुड़ता है, और नतीजा वो एकदम नरम, चिकना और बिजली का अच्छा कंडक्टर बन जाता है। और यही हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि एक ही एलिमेंट, एक ही चीज पूरी तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज रख सकती है। असली खेल स्ट्रक्चर का है, बनावट का है, सिर्फ इस बात का नहीं कि वो बना किस चीज से है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक तीसरा रूप भी है।
बकमिंस्टर फुलरीन C60, जिसका शेप बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा होता है। ये बस ये दिखाता है कि कार्बन कितने अलग अलग, कितने मजेदार स्ट्रक्चर बना सकता है। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि आखिर कार्बन हर चीज का आर्किटेक्ट कैसे बना। तो ये है वो सीक्रेट रेसिपी जिससे हमारी दुनिया बनी। सबसे पहले एक ऐसा अनोखा एटम लो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले दे नहीं सकता। फिर उसकी बॉन्डिंग की प्रॉब्लम को शेयरिंग से यानी कोवैलेंट बॉन्ड से सॉल्व करो। इससे क्या होगा? उसे मिलेंगी दो सुपर पावर्स, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। और बस फिर इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जीवन और इंडस्ट्री हर चीज की बुनियाद रख दो। तो देखिए, हमारी आज की कहानी शुरू होगी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिसने सचमुच विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन एटम्स आपस में रिश्ते कैसे बनाते हैं, फिर कैसे वो अलग अलग शेप्स लेते हैं, और आखिर में हम इस बड़ी पिक्चर को समझेंगे कि अणुओं की दुनिया में डिजाइन यानी कि स्ट्रक्चर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब साइंटिस्ट को लगता था कि जीवन में ना कुछ तो जादुई है, कुछ ऐसा जिसे हम लैब में बना ही नहीं सकते। इसे कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जीवन से जुड़ी चीजें सिर्फ जिंदा जीव ही बना सकते हैं अपनी किसी जादुई जीवन शक्ति से। और ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं था, ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह था जिसे कोई भी वैज्ञानिक उस वक्त तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर आया साल 1828 और फ्रेडरिक वोल्हर नाम के एक साइंटिस्ट ने वो भी गलती से सब कुछ बदल कर रख दिया। वोल्हर का एक्सपेरिमेंट ना हैरान करने वाला तो था ही, पर बहुत सिंपल भी था। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक मतलब एक बेजान पदार्थ लिया, अमोनियम साइनेट, और उसे बस गर्म कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक उनके सामने यूरिया तैयार था, वही यूरिया जो तब तक सिर्फ जिंदा प्राणियों के शरीर में ही पाया जाता था। और बस उसी एक खोज ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अब यह सिर्फ प्रकृति को देखने का विज्ञान नहीं रहा, बल्कि कुछ नया बनाने का, कुछ क्रिएट करने का विज्ञान बन गया। तो सवाल ये उठता है कि कार्बन ये सब करता कैसे है? आइए अब इसके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। मतलब वो बॉन्ड्स या कह लीजिए वो हैंडशेक जो ये दूसरे एटम्स के साथ करता है। कार्बन के कंपाउंड्स को ना हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, जो काफी शांत और स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और दूसरी टीम है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, जो अपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से हमेशा केमिकल रिएक्शन के लिए बेचैन रहते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने से कोई मॉलिक्यूल इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाता है? इसका राज छिपा है पाई बॉन्ड में। आप इसे मल्टीपल बॉन्ड की एक कमजोर कड़ी की तरह समझ सकते हैं। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये मजबूत सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले बहुत आसानी से टूट जाता है। और जैसे ही ये टूटता है, ये दूसरे एटम्स को केमिकल रिएक्शन के लिए एक खुला इन्विटेशन दे देता है। ठीक है, तो अब हम बॉन्ड्स को तो समझ गए। अब देखते हैं कि कार्बन इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके कैसे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स या कह लीजिए आर्किटेक्चर तैयार करता है। सबसे पहला और सबसे सिंपल डिजाइन है सीधी चेन, जैसे कि ब्यूटेन में होता है। यहां पर 4 कार्बन एटम्स एक सीधी लाइन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। अगर हम वही 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम्स लें, लेकिन उन्हें एक अलग तरीके से जोड़ दें, तो हमें मिलती है एक ब्रांच्ड चेन। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। मतलब सामान वही, लेकिन डिजाइन एकदम नया। साइंस में इस कमाल के आइडिया का एक नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है कि एटम्स की अरेंजमेंट उतनी ही जरूरी है जितने के खुद एटम्स। मतलब एक ही सामान से अलग अलग डिजाइन। और तीसरा जो मेन डिजाइन है वो है साइक्लिक या रिंग वाले कंपाउंड्स। यहां कार्बन एटम्स घूमकर वापस खुद से ही जुड़ जाते हैं और एक बंद रिंग बना लेते हैं, जैसा कि बेंजीन जैसे फेमस मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है। हमने कार्बन का बेसिक ढांचा तो देख लिया, पर जरा सोचिए क्या होगा अगर हम इस ढांचे पर कुछ अलग तरह के एटम्स लगा दें? इससे कहानी में क्या कोई नया ट्विस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। और यहीं पर एंट्री होती है फंक्शनल ग्रुप्स की। इन्हें आप कार्बन के ऐसे दोस्त समझ सकते हैं जो उसके साथ जुड़कर उस मॉलिक्यूल को एक खास पहचान, एक अलग ही पर्सनालिटी दे देते हैं। असल में फंक्शनल ग्रुप कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स का एक ग्रुप होता है, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जो कार्बन चेन से जुड़ जाता है।
और मजे की बात यह है कि यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा। वो एसिड की तरह काम करेगा, अल्कोहल की तरह, या कुछ और। जैसे अगर किसी कार्बन चेन पर OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है, और अगर COOH ग्रुप लग जाए तो वही चेन एसिडिक हो जाती है। मतलब हर ग्रुप अपने साथ एक यूनिक केमिकल पहचान लेकर आता है। और यही सबसे जरूरी बात है, एक ही कार्बन के ढांचे से शुरुआत करके सिर्फ उसका फंक्शनल ग्रुप बदल के एक पूरी तरह से नया पदार्थ बनाया जा सकता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होंगी। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और उस एक बड़े विचार को समझते हैं जो कार्बन की इस पूरी कहानी का सेंटर है। देखिए, हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। किसी मॉलिक्यूल के एटम्स और बॉन्ड्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, यही बात तय करती है कि वो मॉलिक्यूल असल दुनिया में कैसे बिहेव करेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कार्बन के सिस्टम को समझेंगे, फिर उसके कंपाउंड्स के नाम रखने के नियम सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, और आखिर में एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड इथेनॉल का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेंगे। सोचिए, कार्बन के लाखों कंपाउंड्स हैं। ये सुनकर ही थोड़ा सिर चकरा जाता है ना? पर मजे की बात यह है कि इस पूरे केओस या कहें उलझन में भी एक छिपा हुआ सिस्टम है, एक तरीका है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखता है। तो सवाल ये उठता है कि केमिस्ट्स इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स को समझते कैसे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, वो इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब ऐसी फैमिलीज में बांट देते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, या हिंदी में कहें तो समजातीय श्रेणी। असल में यही वो आइडिया है जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टमैटिक स्टडी टिका हुआ है। ये इसकी नींव है। अब देखिए, इस होमोलॉगस सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो रिएक्ट कैसे करेंगे, वो तो लगभग सेम रहती हैं, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो धीरे धीरे एक पैटर्न में बदलती जाती हैं जैसे जैसे उनका साइज बड़ा होता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक सिस्टम है। तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उस सिस्टम की भाषा को सीखना। मतलब इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है, जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसे IUPAC कहते हैं, और इसने किसी भी बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस बनाया है। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और यहां देखिए ये सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे प्रोपेनॉल में OH ग्रुप है तो नाम के आखिर में ऑल लग गया। प्रोपेनोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो वोन लग गया। और प्रोपेनोइक एसिड में -COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड लग गया। मतलब कंपाउंड का जो सरनेम है या कहें जो सफिक्स है, वो सीधे सीधे बता देता है कि ये किस केमिकल फैमिली का मेंबर है। कितना सिंपल है। तो अब तक हमने इनकी पहचान और नामकरण देख लिया, पर असली मजा तो तब है जब हम यह समझें कि ये कंपाउंड्स करते क्या हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस में ये कैसे बिहेव करते हैं। सिद्धांत को अब एक्शन में देखने का टाइम है। सबसे पहला और सबसे कॉमन रिएक्शन है कंबशन, आसान भाषा में कहें तो जलना। लेकिन ये जलना भी 2 तरह का होता है। अगर ऑक्सीजन भरपूर मिले तो ये कंप्लीट कंबस्शन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी और रोशनी निकलती है। पर अगर ऑक्सीजन कम हो तो होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इससे कालिक, मतलब बिना जला कार्बन बनता है। और कभी सोचा है कि लौ पीली क्यों दिखती है? वो इन्हीं चमकते हुए कालिक के कणों की वजह से। और हाँ, इससे SO2 और NO2 जैसी हानिकारक गैसें भी निकल सकती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन जोड़ा जाता है या फिर हाइड्रोजन को हटाया जाता है। और ये काम अक्सर कुछ खास केमिकल एजेंट्स की मदद से किया जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में बदलना। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये काम करने वाले कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब ये एजेंट्स इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके उसकी पूरी प्रॉपर्टीज ही बदल देते हैं। तीसरा टाइप है एडिशन रिएक्शन। ये किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बदलने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसका मेन काम क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल देता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली ये बॉन्ड्स को भर देता है। और ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है,
इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। इस रिएक्शन के लिए निकल जैसे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करके वनस्पति घी बनाना। जी हाँ, जो लिक्विड तेल है वो इसी प्रोसेस से सॉलिड घी में बदलता है। और हमारी लिस्ट में चौथा और आखिरी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें एक एटम को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा दिया जाता है। अदला बदली, सिंपल। तो ये होता किस में है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। इसमें होता ये है कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए एक खास कंडीशन चाहिए, सनलाइट। जैसे क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करने पर यह एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना देता है। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। चलिए इन सबको एक साथ देखने के लिए एक बहुत ही जाने पहचाने कंपाउंड का केस स्टडी करते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब कई चीज़ों को अपने में घोल लेता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी में भी बहुत आसानी से घुल जाता है। और हाँ, इसका हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी असर होता है, उसे धीमा कर देता है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी वार्निंग है। इथेनॉल का एक करीबी रिश्तेदार है मेथनॉल। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर मेथनॉल एक घातक धोखेबाज है। अगर इसे कोई पी ले तो इससे अंधापन हो सकता है या मौत भी हो सकती है। तो दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। इथेनॉल कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी दिखाता है। जैसे जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर इसे एसिड के साथ गर्म किया जाए तो इसमें से पानी निकल जाता है। मतलब ये डिहाइड्रेट होकर इथीन बना लेता है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने देखा कि होमोलॉगस सीरीज लाखों कंपाउंड्स को एक सिस्टम में बांधती है। IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें उन्हें नाम देने की एक यूनिवर्सल भाषा देता है। हमने 4 मेन रिएक्शंस देखे, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, जो बताते हैं कि ये कंपाउंड्स कैसे बिहेव करते हैं। और आखिर में हमने देखा कि इन कॉन्सेप्ट्स का हमारी रियल वर्ल्ड में कितना असर है, इंडस्ट्रियल फैट से लेकर फ्यूल तक। तो सवाल यही है, एक चीज जो स्वाद में खट्टी है और दूसरी जो सफाई करती है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे, और यही हमारी आज की खोज का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत सिरके से ही करते हैं। सिरके की जो एक खास तेज महक और खट्टा स्वाद होता है ना, वो एक केमिकल की वजह से है, और उसका नाम है एथेनोइक एसिड। तो सिरका असल में कुछ और नहीं बल्कि पानी में घोला हुआ 5 से 8% एथेनोइक एसिड ही है। एक मजेदार बात बताऊं, जब ये एसिड अपने एकदम प्योर फॉर्म में होता है तो सर्दियों में बड़ी आसानी से जम जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह। इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, अब इस एसिड की एक खास पहचान है, इसकी रिएक्शन। मान लीजिए आप इसे किसी कार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। और ये पता कैसे चलेगा कि ये वही गैस है? बस इस गैस को चूने के पानी से गुजार दीजिए, वो तुरंत दूधिया हो जाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। ठीक है, तो सिरके का एसिड वाला पार्ट तो हमें समझ आ गया। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं सफाई के विज्ञान की तरफ। देखते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट आखिर अपना जादू चलाते कैसे हैं। साबुन का सारा खेल आप कह सकते हैं कि एक 2 मुहे मॉलिक्यूल पर टिका है। इसका एक सिरा होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, जो पानी को बहुत पसंद करता है और उसकी तरफ खिंचता है। और दूसरा हिस्सा है इसकी हाइड्रोफोबिक पूंछ। ये पानी से बिल्कुल नफरत करती है और हमेशा तेल और मैल से जाके चिपक जाती है। अब देखिए, जब बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स एक साथ काम करते हैं तो वे गंदगी के कण के चारों तरफ एक गोलाकार झुंड बना लेते हैं। इसी झुंड को साइंस की भाषा में मिसेल कहते हैं। ये मिसेल एक छोटे से कैप्सूल की तरह है जो तेल और मैल को अपने अंदर कैद कर लेता है। तो सफाई की पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले जो पानी से नफरत करने वाली पूंछें हैं वो गंदगी से चिपक जाती हैं। फिर ये सब मिलके एक गोला यानी मिसेल बना लेती हैं, जिसमें गंदगी बीच में फंस जाती है। और आखिर में पानी को पसंद करने वाले सिरे पानी के साथ बह जाते हैं और अपने साथ पूरे मिसेल को यानी गंदगी को भी सतह से उठाकर दूर ले जाते हैं, और बस सतह साफ। लेकिन एक मिनट, क्या साबुन हर तरह के पानी में इतना ही अच्छा काम करता है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है हार्ड वाटर यानी कठोर जल की। देखिए,
कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं। जैसे ही साबुन इन आयनों के संपर्क में आता है, वो झाग बनाने के बजाय एक चिपचिपा दही जैसा पदार्थ बना देता है, जिसे हम स्कम कहते हैं। और ये स्कम सफाई करने की जगह चीजों को और चिपचिपा बना देता है। ये तो बड़ी समस्या है ना? अगर हमारा रोज का साबुन हार्ड वाटर में फेल हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? सफाई कैसे होगी? और इस सवाल का जवाब है डिटर्जेंट। साबुन असल में फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं जो हार्ड वाटर के मिनरल्स से मिलकर स्कम बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट सल्फोनेट्स पर आधारित होते हैं। इनकी बनावट ही ऐसी होती है कि ये हार्ड वाटर के मिनरल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, स्कम नहीं बनाते और अपना काम यानी सफाई बड़े आराम से कर देते हैं। तो अब तक हमने सिरके और साबुन की कहानी देखी, और एक बात तो साफ है, इन दोनों की केमिस्ट्री का जो हीरो है वो एक ही है, कार्बन। तो आइए अब उस तत्व को थोड़ा और करीब से जानते हैं जो इन सब के पीछे है। कार्बन इतना खास क्यों है? भाई, इसके पास 2 सुपर पावर्स हैं। पहली है टेट्रावैलेंसी, मतलब इसके पास 4 हाथ हैं। ये एक ही समय में 4 अलग-अलग एटम से जुड़ सकता है। और दूसरी सुपर पावर है कैटिनेशन, मतलब ये अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना सकता है। इन्हीं 2 जबरदस्त गुणों की वजह से कार्बन लाखों अलग-अलग तरह के कंपाउंड्स बनाता है जो हमारे जीवन का आधार हैं। तो ये था कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स का एक छोटा सा सफर, जो ये दिखाता है कि साइंस कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा है। अगर आपको आज के इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला, अगर ये सफर आपको पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी कोशिश यही है कि ये सामग्री उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें सच में दिल से समझना चाहते हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, आपका बस एक शेयर शायद किसी दूसरे छात्र तक पहुंचकर उसकी पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ई पाठशाला से जुड़े रहें।